मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, ना कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। स्टूडेंट्स, क्लास 12th के बच्चे जो कि शिक्षा शास्त्र को लिए हुए वो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और जितने भी प्रश्नों का डिस्कशन आप लोगों के साथ किया जा रहा है, ये सभी के सभी प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और निश्चित तौर पर स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर आप वीडियो में पूरा अगर आप देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर ये जो सेशन रहेगा आप लोग के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। शिक्षा शास्त्र महत्वपूर्ण का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए दोस्तों, आज के सेशन का हम लोग का पहला प्रश्न क्या है। पहला ही जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुनामी से आप क्या समझते हैं? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुनामी से आप क्या समझते हैं? देखिए, सुनामी की बात हो रही है। सुनामी से आप क्या समझते हैं? ये हम लोग का प्रश्न संख्या पहला है। तो जब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए, जब सुनामी के बारे में, तो यहाँ पर समुद्र में उठा तूफान ही क्या कहलाता है? सुनामी कहलाता है। समुद्र में उठा तूफान ही क्या कहलाता है? सुनामी कहलाता है। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं। ठीक है, कहलाता है। और जापान में समुद्री तूफान को सुनामी कहा जाता है। समुद्री तूफान जो होता है उसे ही हम लोग सुनामी बोलते हैं। तो जापान में जो समुद्री तूफान होता है उसे सुनामी बोलते हैं। देखिए क्या होता है इसमें कि जब धरती हिलती है तो भूकंप आता है। और जब यही भूकंप समुद्र में आता है, मतलब कहने का मतलब है कि जब धरती हिलती है या धरती के अंदर जब कोई हम लोग हलचल देखते हैं, जब भी धरती है, जमीन है, भूमि है, उस भूमि के अंदर किसी भी प्रकार की कोई हलचल देखने को मिलती है या हलचल होता है, तब वो जब हम लोग रिएक्टर स्केल पैमाने पर, या तो ये जब मेजरमेंट किया जाता है तो कहा जाता है भैया कि भूकंप है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि भूकंप आता है या भूकंप है। और जब यही भूकंप समुद्र में आता है तो सुनामी बन जाता है। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, जब ये भूकंप क्या होगा, ये भूकंप जो रहेगा समुद्र के रूप में नहीं, समुद्र में जब ये भूकंप आता है, यानी जब समुद्र में उथल-पुथल देखने को मिलता है तो सुनामी बन जाता है। क्या बन जाता है? सुनामी बन जाता है। तो उसे हम लोग बोलते हैं सुनामी। यानी कि समुद्र में उठा तूफान ही क्या कहलाता है? सुनामी कहलाता है। तो समुद्र में उठने वाला जो तूफान होता है उसे हम लोग सुनामी बोलते हैं। जैसे मुंबई वगैरह में देखिए बहुत पहले आया हुआ था ना कि सुनामी की वजह से, या टी सुनामी वाला जो आया था, कोई ना कोई एक ऐसा चक्रवात टाइप में होता है। समुद्र में ऐसे तूफान उठते रहते हैं ज़्यादातर तो। और ये बहुत ही विध्वंसक होते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान भी चीज़ें होती हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में अब दूसरे प्रश्न की ओर। डियर स्टूडेंट्स, ये शिक्षा शास्त्र के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, मैंने पहले ही बताया आप लोग को। और सबसे महत्वपूर्ण कि चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, अगर स्टेट बोर्ड की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पर हैं। डीजे सर आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है फ्री लेक्चर रेगुलरली चैनल जो प्रोवाइड कराता है आप लोगों को फ्री में। यूट्यूब पर आप लोगों को क्लासेस मिल रहे हैं, तो कुछ एमबी खर्च करके आप लोग इतनी महत्वपूर्ण चीज़ों को प्राप्त कर ले रहे हैं। तो डिस्टेंस इसका खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी इससे लाभान्वित जरूर कीजिए और इस चैनल को दूर तक फैलाइए। ठीक है, और डिस्टेंस यदि थोड़ा सा वीडियो कहीं पर भी आप लोग को अच्छा लगता है तो उसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दिया करिए, क्योंकि उससे क्या होता है इंटरनल मोटिवेशन मिलता है और आप लोग के लिए और बेहतर करने का वर्क करने में इंटरेस्ट और बढ़ता है। स्त्री शिक्षा के मार्ग में चार बाधाएं क्या है? देखिए डिस्टेंस हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पर स्त्री शिक्षा के मार्ग में चार बाधाएं। देखिए बाधाएं तो कई प्रकार की होती हैं। कुछ यहाँ पर बाधाओं के बारे में बात हम लोग करेंगे। बहुत प्रकार की समस्याएं होती है जिसकी वजह से स्त्री शिक्षा का जो शिक्षा होता है वो गड़बड़ हो जाता है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें हम लोग खासतौर पर छोटे शहरों के बारे में बात करें, कस्बों और गाँव में, तो उन्हें कदम-कदम पर छींटा-कसी, छेड़खानी और भेदभावपूर्ण व्यवहार बर्दाश्त करना पड़ता है। यानी छोटे शहरों के बारे में अगर हम लोग बात करें, कस्बों के बारे में बात करें, गाँव में बात करें, तो उन्हें कदम-कदम पर छींटा-कसी, छेड़खानी और भेदभावपूर्ण व्यवहार बर्दाश्त करना पड़ता है। ये चीज़ देखने को मिलती हैं। आए दिन छेड़खानी के कारण क्या होता है, लड़कियों के स्कूल छोड़ देने की खबरें। देखिए गाँव वगैरह में भी जो होता है, और कभी-कभी ग घटनाएँ भी बड़े पैमाने पर देखने को मिल भी जाती है कि यहाँ पे ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। कई दिनों से वो लड़की बोल रही थी, मना कर रही थी, तो चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आए दिन छटकाने के कारण लड़कियों के स्कूल छोड़ देने की खबरें आती रहती हैं। सच्चाई ये है कि लड़कियों की शिक्षा के मार्ग में 2 बड़ी बाधाएँ क्या हैं, शौचालय और सुरक्षा की कमी। देखिए सबसे महत्वपूर्ण एक तो ये बहुत बड़ी चीज़ होता है, महत्वपूर्ण है शौचालय के बारे में बात अगर करें तो यहाँ पे देखिए बड़ा पहल भी निकाला गया बड़े पैमाने पर कि शौचालयों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए, ना? हर घर में शौचालय का भी देखिए निर्माण धीरे-धीरे किया गया। और सुरक्षा की कमी, तो सुरक्षा की कमी जो होता है डिस्टेंस, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि अगर सुरक्षा नहीं दे पाते हैं लोग तो कुछ न कुछ घटनाएँ जो होती हैं वो बड़े पैमाने पर देखने को मिल जाती हैं, जो सही नहीं होती हैं और विध्वंसक रूप में होती हैं। चलिए डिस्टेंस हम लोग बढ़ते हैं अब यहाँ पर प्रश्नों की संख्या में प्रश्न संख्या 3 की ओर, ठीक है?
जब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर तो प्रश्नों की संख्या में देखिए प्रश्न संख्या 3 हम लोग का क्या है? शिक्षा किस मंत्रालय के अधीन रखी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिक्षा किस मंत्रालय के अधीन रखी गई है? तो देखिए शिक्षा को देखिए यहाँ पर केंद्र में अगर कहा जाए तो मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत जो है वो शिक्षा को रखा गया है, ठीक है? प्रश्न को ध्यान सुनिएगा, शिक्षा किस मंत्रालय के अधीन रखी गई है? तो शिक्षा को जो रखा गया है वो मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन रखा गया है। तो चलिए इसी बात पर मैं आप लोग को एक छोटा-सा वर्क दे दूँ, कमेंट बॉक्स में जाकर इसका उत्तर ज़रूर दीजिएगा। मानव संसाधन मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? यानी मानव संसाधन मंत्रालय के मुखिया कौन है? मतलब कौन मानव संसाधन मंत्रालय को चला रहे हैं? तो बताइए डिस्टेंस मानव संसाधन मंत्री इस समय कौन है? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये केवल बताने की बात नहीं है, यदि आप इसको बताते तो एक तरीके से आप की तैयारी और बेहतर हो रही है, ठीक है? और कहीं यही ना पूछ दे, क्योंकि वर्तमान में देखिए वित्त मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, शिक्षा शास्त्र को आप पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र को पढ़ रहे हैं तो उसमें भी उसमें भी पूछ सकता है आप लोगों से, ठीक है? तो निश्चित तौर पर इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब यहाँ पर प्रश्नों की सीरीज में अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एक क्वेश्चन नंबर 4 में जनरेशन वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, मानसिक स्वास्थ्य का ठीक होना क्यों आवश्यक है? देखिए यहाँ पर बात हो रही है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, तो मानसिक स्वास्थ्य का ठीक होना क्यों आवश्यक है इसको तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। तो इसके बारे में हम लोग देखिए किस तरीके से आप लोग लिखेंगे, मानसिक स्वास्थ्य का ठीक होना क्यों आवश्यक है। अगर बात हो रही है देखिए मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, किसके बारे में बात हो रही है? मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। तो मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित करते हुए कहता है कि यह सलामती की एक स्थिति है, जिससे किसी व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का एहसास रहता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का, अपने कार्यकुशलता का क्या होता है? एहसास रहता है। वह जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सकता है, लाभकारी और उपयोगी रूप से काम कर सकता है और अपने समाज के प्रति योगदान करने में सक्षम होता है। तो डिस्टेंस कहा जाता है उसको कि व्यक्ति जो है मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अगर वो ठीक है तो वो ज़ाहिर-सी बात है उनके अंदर ये उसके अंदर ये सभी भावनाएँ जो होती हैं वो निश्चित तौर पर देखने को मिलती हैं। ठीक है? तो मानसिक स्वास्थ्य का ठीक होना ये बहुत ही अति आवश्यक तथ्य है और होना भी चाहिए। और शिक्षा शास्त्र में भी इसका जो ज्ञान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ में अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। डियर स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग क्या है? राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान के मुख्य लक्ष्य क्या हैं? प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान के मुख्य लक्ष्य क्या हैं? देखिए भारत में क्या हुआ था सन 1991 में, भारत में सन 1991 में स्थापित राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान। देखिए पहले पहले तो याद रखिएगा, सन याद रखिएगा कि 1991 में आया था भारत में, सन 1991 में स्थापित राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान का जो मुख्य लक्ष्य था, समस्त प्रौढ़ स्त्री पुरुषों को साक्षर बनाना। ठीक है? जितने भी प्रौढ़ स्त्री पुरुष रहेंगे, उनको क्या किया जाएगा? साक्षर किया जाएगा, मतलब उनको एजुकेटेड बनाया जाएगा तथा पर्याप्त जीवन उपयोगी ज्ञान प्रदान किया जाएगा। तो उनके जीवन के लिए जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं, जीवन उपयोगी तथ्य है, पर्याप्त जीवन उपयोगी जो तथ्य रहेंगे, उनके प्रति भी उनको क्या किया जाएगा? जागरूक बनाना है। ठीक है? ये भी काम जो करने का काम रहेगा, वो प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत जोड़ा गया। और ये याद रखिएगा कब जोड़ा गया था? सन 1991 में। ये प्रश्न जो है डेढ़ देखिए ये टॉपिक भी जो है आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को भी छोड़िएगा नहीं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखिए यहाँ पर देखिए एक नंबर आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन पर, ये बहुत ही छोटा नंबर है यहाँ पर। इससे आप व्हाट्सएप पे क्या आसानी से जुड़ सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी है मैं रेगुलरली आप लोग क्लासेस ले रहा हूँ, तो इसका पीडीएफ वगैरह जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, वो बहुत सारे मेरे पास कंटेंट वगैरह हैं उपलब्ध, तो मैं आप लोगों को वो सब प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस चैनल से खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को लाभान्वित कीजिए। और ये जो 950 690 250 7 नाम का नंबर है, इससे खुद भी जुड़िए और लोगों को भी जोड़िए। और इस ये जो डीजे का चैनल है, ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले का तो है, लेकिन ये जो वर्क करता है वो सभी स्टेट, ये जो अदर स्टेट के बच्चे जैसे हो गए आप लोग के बिहार बोर्ड का देखिए एग्जामिनेशन आप लोग के सर पर है, उसके साथ ही साथ उत्तराखंड बोर्ड की बात हो गई, ठीक है ना? बिहार बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड और उसके साथ ही साथ एमपी बोर्ड, तो ये सभी के सभी बोर्डों को जो है कवर करने वाला है चैनल है जिसका नाम है डीजे शर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है हम लोग का ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सह शिक्षा क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए डिस्कस क्या है, सह शिक्षा क्या है? सह शिक्षा के बारे में हम लोग बात करें तो वह शिक्षा व्यवस्था जिसमें लड़का एवं लड़की दोनों साथ साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी विद्यालय होते हैं या महाविद्यालय होते हैं जिसमें महिला महाविद्यालय कहा जाता है, मतलब महिला नाम जोड़ दिया जाता है पहले से ही। तो जैसे सीएचएस हम लोग बात करते हैं, बॉयज़ के बारे में बात करते हैं, गर्ल्स के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर उनका अलग अलग तरीके से होता है।
तो ऐसे क्या होता है इसमें कि जो बेसिकली इसमें जब सभी लोग शामिल होते हैं और शिक्षा में क्या होता है, लड़का और लड़की दोनों साथ साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। और बहुत सी जगहों पर होता भी है कि वो साथ भी क्लासेस चलते हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड के जितने भी पैटर्न वगैरह होते हैं उसमें मुख्य रूप से देखते हैं कि लड़के लड़कियां जो होते हैं दोनों को साथ में जो एजुकेशन होता है वो प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सांस की तकलीफ किस प्रकार के प्रदूषण का कारण है? सांस की तकलीफ जो है किस प्रकार के प्रदूषण का कारण है? ठीक है, तो ये है वायु प्रदूषण का। किसका है? वायु प्रदूषण का। तो ये क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 हो जाएगा और ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है, याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न आप लोगों का। थॉर्नडाइक के अनुसार उपलब्धि परीक्षण क्या है? थॉर्नडाइक, देखिए शिक्षा शास्त्र की बात हो गई और उसके साथ ही साथ मनोविज्ञान की बात हो गई। तो ये जो प्रश्न है, मैं इस प्रकार से भी कुछ प्रश्नों का चयन कर रहा हूँ जो कि आपके दोनों सब्जेक्टों के लिए कोरिलेट करेंगे या मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये जो है शिक्षा शास्त्र में का प्रश्न है, लेकिन ये आप लोगों के लिए मनोविज्ञान में भी ये प्रश्न जा सकता है, और जा सकता है क्या है वो है ही, तो इसको छोड़ना नहीं है आप लोगों को। और मनोविज्ञान के लिए भी ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो थॉर्नडाइक के अनुसार देखिए उपलब्धि परीक्षण क्या है? देखिए उपलब्धि परीक्षण क्या है, क्यों लाया गया, ये तो बड़ी चीज़ें बातें हो रही हैं। यहाँ पर हम लोग को बात करना है लघु उत्तरी के बेस पर, ठीक है, या तो अति लघु में अगर आप लोगों से पूछ देता है तो आप किस प्रकार से उत्तर देंगे। देखिए थॉर्नडाइक व हेगन के अनुसार उन्होंने क्या बताया था उपलब्धि परीक्षण को। जब हम उपलब्धि परीक्षा का प्रयोग करते हैं तब हम इस बात का निश्चय करना चाहते हैं कि एक विशेष प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति ने क्या सीखा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि उपलब्धि परीक्षण का मतलब होता है उपलब्ध किए हुए जो भी व्यवस्थाएं रहेंगी, मतलब आपने अभी तक क्या चीज़ों को अपने अंदर आत्मसात कर लिया है, विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति ने क्या सीखा है। यानी जब किसी को मान लीजिए कोई चीज़ सिखाया गया, जैसे कोई एक बच्चा है, कोई पार्टिकुलरली जैसे ए से लेके जेड तक आप सिखा रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो मतलब पूरा का पूरा देख रहे हैं, तो आप उसमें से फिर क्या कर रहे हैं, उपलब्धि परीक्षा का मतलब होगा कि अब उसमें से वो उसने कितना सीखा है या कितने के बारे में वो बेहतर तरीके से बता सकता है। तो उसी के बारे में पूरा का पूरा जो अध्ययन होता है वो उपलब्धि परीक्षण होता है। तो मैं यहाँ पर एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ, और इसका जो प्रयोग होता है वो बड़े पैमाने पर होता है थायराइड का। और डिस्टेंस हम लोग भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण परीक्षणों को जब फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में हम लोग पढ़ते थे बीएचयू में, तो वहाँ पर हम लोग इस चीज़ों को कुछ चीज़ों का परीक्षण कराया जाता था। बड़ा ही ज़बरदस्त लगता था वहाँ पर परीक्षण जब कराया जाता, तो मनोविज्ञान के भी बहुत से प्रैक्टिकल वगैरह किया जाता था, बुद्धि परीक्षण की जो बातें होती थी। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 हम लोग क्या, उपलब्धि परीक्षण के क्या उद्देश्य हैं। देखिए इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसके साथ ये प्रश्न जोड़कर भी पूछ सकता है आप लोगों का। ये लघु में भी जा सकता है आपका, अगर अति लघु में भी अलग अलग पूछा जा सकता है। तो मैं यहाँ पर डिस्कशन इस प्रकार से क्वेश्चन का रिलेटेड करके चल रहा हूँ डिस्कशन, जिसमें कि आप लोगों का क्या होगा, वो लघु रहे चाहे अति लघु रहे, दोनों को वो कवर करेगा, और उसके साथ ही साथ शिक्षा शास्त्र के साथ साथ मनोविज्ञान जैसे आपके महत्वपूर्ण विषय को भी कवर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं इस प्रश्न में। अब ये देखिए यहाँ पर फिर जब हम लोग बढ़ते हैं तो बालकों की उपलब्धि के बारे में हम लोग चले, तो देखिए बालकों की उपलब्धि से सामान्य स्तर को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। बालकों को पढ़ाए जाने वाले विद्यालय विषयों में उनकी ज्ञान की सीमा का मापन करने के लिए किया जाता है। देखिए उपलब्धि परीक्षण को कई कई जगहों पर किया जाता है, कहाँ कहाँ पर किया जाता है। सामान्य स्तर मतलब कोई बालक की जो उपलब्धि क्या है उसका सामान्य स्तर क्या है, और उसके सामान्य स्तर का पता करके उसी के आधार पर उसके अंदर जो चेंजिंग रहेगा, परिवर्तन रहेगा, वो किया जा सकता है। बालकों को पढ़ाए जाने वाले विद्यालय विषयों में उनकी ज्ञान की सीमा का मापन करने के लिए किया जाता है। बालकों के विभिन्न विषयों की तथा क्रियाओं में वास्तविक स्थिति को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो इन सभी व्यवस्थाओं के लिए जो किया जाता है परीक्षण, वो होता है उपलब्धि परीक्षण। तो इस तरीके से देखा जाए तो उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं जो हैं वो एक दो नहीं है, बल्कि वो बड़े पैमाने पर हैं और सफल भी है। ये सभी परीक्षण जो होते हैं, इन सभी परीक्षणों से बड़े पैमाने पर क्या किया जाता है, परिवर्तन भी होता है, देखने को भी मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर, और आज के सेशन का हम लोग का ये अंतिम प्रश्न भी रहेगा डिस्कस। ये शिक्षा शास्त्र का जो महत्वपूर्ण सेशन आप लोग के लिए मिला है, और उसके अलावा डिस्कस कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग पार्ट में जिस पार्ट में प्रॉब्लम है, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के थ्रू आप लोग दे सकते हैं। इसीलिए डिस्कस मैंने नंबर जो दिखाया आप लोग को, वो नंबर भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। उस नंबर के थ्रू भी आप लोग अपनी व्यवस्थाओं को जो बातें हैं, दिक्कतें हैं, तो उसे आप पूछ सकते हैं। निश्चित तौर पर आप लोगों को जो संतुष्टि भरा जो है सलूशन उपलब्ध कराया जाएगा। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की परिभाषा बताइए। आइए हम लोग बढ़ते हैं मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में।
देखिए मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए पार्टिकुलरली अगर हम लोग बात करें तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का मतलब होता है कि स्वास्थ्य के नियमों को भी खोजना एवं उनका अध्ययन करना। मानसिक स्वास्थ्य क्या काम करता है? जो स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उसका अध्ययन करना और उसकी कमियाँ जो हैं, उसकी जो व्यवस्थाएँ हैं, उनको पूरा करना, ये होता है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। यह विज्ञान इस प्रकार की परिस्थितियों में वातावरण बनाने का प्रयास करता है कि मानसिक रोग पनपने ही न पाए। भाई ज़ाहिर-सी बात है कि अगर कुछ मानसिक रोग ऐसे होते हैं जो कि किसी न किसी वजह से वो प्राप्त होते हैं, होने के पीछे वजह होता है ना कोई न कोई। यह विज्ञान इस प्रकार की परिस्थितियों में वातावरण बनाने का प्रयास करता है कि मानसिक रोग पनपने ही ना पाए। मतलब उस समस्या को आने से पहले ही उससे क्या किया जाए? सॉल्व किया जा सके, उसको दूर किया जा सके और ऐसी समस्याओं से वो व्यक्ति को बचाया जा सके। इसके लिए देखिए क्या होता है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों का प्रचार एवं प्रसार किया जाता है। भाई ज़ाहिर-सी बात है चाहे कोई भी आप छोटा-सा काम करें, चाहे बड़े लेवल पर काम करें, आज के समय में तो जान रहे हैं कि हर चीज़ों का प्रचार और प्रसार होना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग देखते हैं कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, इतने साबुन हो गए, इतने बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, इतने बड़े-बड़े बिज़नेसमैनों की कंपनियाँ हैं, तो कंपनी के जो माल वगैरह हैं, वो निश्चित तौर पर रोज़ धड़ल्ले से वो बिक रहे हैं, बड़े पैमाने पर वो बिक रहे हैं। लेकिन फिर भी उनका प्रचार वगैरह जो होता है, उसमें कोई कमी देखने को नहीं मिलती। हर दीवालों पर, हर चैनल पर, हर व्यवस्थाओं पर आप लोग देखेंगे जब यूट्यूब चैनल भी कोई किसी का है, तो उस पर जैसे हो गया, किसी चैनल पर हो गया, कोई डिश देख रहा है, कोई टीवी देख रहा है, मतलब मोबाइल देख रहा है, तो हर जगहों पर ऑनलाइन रहे चाहे ऑफ़लाइन रहे, हर जगहों पर प्रचार और प्रसार ज़रूरी है। तो मानसिक स्वास्थ्य के नियमों में उनका प्रचार-प्रसार भी किया जाता है। किसके अंतर्गत? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत तथा व्यक्तियों को इस दिशा में जागरूक किया जाता है। तो जागरूकता भी बहुत ज़रूरी है। जब व्यक्ति उस काम के प्रति, उस रोग के प्रति जब सचेत हो जाता है, जागरूकता हो जाती है, तो फिर लोग सावधानी की बात करते हैं, बरतते हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है। तो डिस्टेंस शिक्षा शास्त्र के बच्चों के लिए ये रहा मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण 10 प्रश्न और निश्चित तौर पर मैं ऐसे ही दीर्घोत्तरी के लिए, लघुत्तरी के लिए सभी सब्जेक्टों के लिए डिस्टेंस मैंने ऑलरेडी पहले भी दे रखे हैं और यहाँ पर मैं नियमित देता भी जाता हूँ आप लोग को। तो लाभ उठाइए और लोगों को भी इस चैनल से लाभान्वित ज़रूर कीजिए। ठीक है? और यहाँ आप जो देख रहे हैं, देखिए जो नंबर है आप लोगों को 950, ठीक है, 690 और यहाँ पर जो हो जाएगा आप लोग का 285 और उसके साथ ही साथ ये हो जाएगा आप लोग का लास्ट में 7। ठीक है? नंबर देखिए ध्यान से सुन लीजिएगा इसको 950, 690, 285, 7 नाम का जो ये नंबर है इससे खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी इस नंबर से लाभान्वित जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, और इसे अपने क्लासमेट पर जितने भी दूर दराज के बच्चे हैं उन पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैंने पहले बताया कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले का चैनल है, लेकिन इस चैनल से जो लाभान्वित होने वाले बच्चे हैं वो केवल उत्तर प्रदेश के ही नहीं हैं, बल्कि बिहार बोर्ड के हैं, एमपी बोर्ड के हैं, उत्तराखंड बोर्ड के हैं, पंजाब बोर्ड के हैं, झारखंड बोर्ड के हैं। तो ऐसे जो भी उत्तर प्रदेश से सटे हुए जो ज़िले हैं, तो 8-10 ज़िलों को और धीरे-धीरे ये एनसीईआरटी बेस पर जब बातें हो रही हैं, तो ये धीरे-धीरे भारतवर्ष को भी ये कवर करने वाला चैनल बन जाएगा, जिसका नाम है डीजे सर। तो डिस्टेंस से इस चैनल से खुद भी लाभ उठाइए, लोगों को लाभान्वित कीजिए और रेगुलरली स्टडी कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोग का ज़्यादा दूर नहीं है। बिहार बोर्ड का तो टाइम टेबल भी आ गया और उस टाइम टेबल में बिल्कुल भी गैप नहीं है और यदि आप लोग लापरवाही करेंगे तो इसका पश्चाताप आप लोग को ही झेलना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा। इस उद्देश्य के साथ वीडियो से इस चैनल से जुड़िए और आप लोग को स्टार्टिंग में कुछ समय तक तो अब ये 1 से 2 महीने आप लोग को नंबर के लिए भी पढ़ना होगा। ठीक है? मैं ये भाई नंबर कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आज के समय में नंबर भी बहुत मायने रखते हैं। ठीक है? आधे नंबर, 1 नंबर, कुछ पॉइंट से नंबर से भी कटता है इंसान, तो सिलेक्शन से वो दूर रह जाता है। तो ये आप लोगों के दिमाग में पहले से ही होना चाहिए। जब भी आप बोर्ड में बैठे यहीं से आप लोग जान जाएँ कि हाँ, नंबर का कितना महत्व है। तब भविष्य में इसका सदुपयोग आप अच्छे से कर पाएँगे। मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाना, ना कि गानों का रिमिक्स बजाना। नाम तो है डीजे, लेकिन लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजती है यहाँ पर डियर। और खुद भी अपने अंदर ज्ञान की पूंगी बजाइए और लोगों पर भी यदि आप बजवाना चाहते हैं तो इसे अपने क्लासमेट पर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं
क्लास 12th के बच्चे जो कि शिक्षा शास्त्र को लिए हुए वो वीडियो में एकदम अंत तक बने रहेंगे, और जितने भी प्रश्नों का यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा दोस्तों, ये सभी के सभी प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूछे गए प्रश्न है, और इन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना भी पूरी की पूरी बनी हुई है। देखिए पहला ही हम लोग का प्रश्न बहुत ही जानदार प्रश्न है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या है? देखिए दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बारे में हम लोग बात करें तो देखिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अगर अंग्रेजी आप देखेंगे, इसको सीबीएसई कहते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? सीबीएसई। देखिए इसको अगर देखा जाए फुल फॉर्म तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो होता है वो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पूरा फुल फॉर्म होता है, और सीबीएसई इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। देखिए भारत की स्कूली शिक्षा का एक प्रमुख बोर्ड है। देखिए स्कूली शिक्षा को चलाने के लिए भारत का एक प्रमुख बोर्ड है जिसका नाम है सीबीएसई। भारत के अंदर और भारत के अंदर और बाहर के बहुत से निजी विद्यालय इससे संबद्ध हैं। भाई जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है, जो कि सीबीएसई पैटर्न पर होते हैं, या तो सीबीएसई पैटर्न से अटैच होकर वो निजी विद्यालय जो होते हैं वो चलाए जाते हैं। लेकिन इनका उद्देश्य क्या होता है महत्वपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो भाई जाहिर सी बात है, किसी चीज़ों को हम लोग बना रहे हैं तो उसके कुछ उद्देश्य होंगे। तो शिक्षा संस्थाओं को अधिक प्रभावशाली ढंग से लाभ पहुंचाना, भाई देखिए महत्वपूर्ण जो इसके उद्देश्य हो जाएंगे, तो शिक्षा संस्थाओं को अधिक प्रभावशाली ढंग से लाभ पहुंचाना, उन विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी होना जिनके माता पिता केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं और निरंतर स्थानांतरणीय पदों पर कार्यरत हों। स्थानांतरण मतलब कि उनका देखिए पोजीशन जो होता है, जगह वगैरह चेंज होता रहता है, तो उन विद्यार्थियों को शैक्षिक अवस्थाओं के प्रति उत्तरदायी होना जिनका कि माता पिता क्या होते हैं, केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं और निरंतर स्थानांतरणीय पदों पर कार्यरत हैं। मतलब वो कहीं ना कहीं क्या होता है, उनका ट्रांसफर होता रहता है, तो उनको इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ इससे मिलता है। जैसे ज़्यादातर देखते हैं कि कभी न कभी बच्चा यहाँ पर है, कभी वहाँ पर ट्रांसफ़र वगैरह सोचने को ज़्यादातर मिलता है, तो चले जाते हैं लोग। उससे वजह से क्या होता है, उनकी सही से पढ़ाइयाँ जो होती हैं वो बाधित होती हैं बच्चों की। तो उनकी पढ़ाइयाँ सही तरीके से वो चले, उसके लिए जो व्यवस्थाएँ बनाई गई हैं उसे ही कहते हैं। ठीक है, वो अपना तरीके से ये वर्क भी अच्छे से करता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में प्रश्न संख्या 2 की ओर। देखिए दूसरा हम लोग का प्रश्न क्या है डिस्टेंस, नवोदय विद्यालय क्या है? देखिए नवोदय विद्यालय क्या है, नवोदय विद्यालय से क्या तात्पर्य है? देखिए पहली बात तो याद रखिएगा, नवोदय विद्यालय कभी आप लोगों से पूछे तो इसका पूरा फुल फॉर्म याद रखिएगा, जवाहर नवोदय विद्यालय। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अगर देखा जाए तो ध्यान में रखते हुए उनको ये विद्यालय किया गया था, नवोदय विद्यालय। तो पंडित जवाहर यानी जवाहर नवोदय विद्यालय इसका पूरा नाम याद रखिएगा, अथवा नवोदय विद्यालय भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय। देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है, शिक्षा भी जानते हैं कि इसी मंत्रालय के अधीन होता है, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो होता है वो शिक्षा जो होता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के श्रेणी में आता है। तो संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली पूरी तरह से आवासीय हो गई, शिक्षा हो गया, और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात होगी नई दिल्ली से संबद्ध शिक्षण परियोजना है। ठीक है, ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से संबद्ध होता है, और उसमें आवासीय और शिक्षा यानी आवास के तौर पर मतलब लोगों को क्या करना, हॉस्टल की तरह रहकर व्यवस्थाएं जो उपलब्ध कराना, ये जो होता है नवोदय विद्यालय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। ठीक है, और ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन वर्क करता है। रिलेशंस कमेंट बॉक्स में जाइए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, वो उसका उत्तर दीजिए। आपको ये देना है उत्तर की वर्तमान बताइए कि मानव विकास संसाधन मंत्री कौन है? ठीक है, बहुत ही सिंपल है, प्रश्न पूछा गया आप लोग से। और देखिए यहाँ पर नवोदय विद्यालय के बारे में और थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं अगर आप लोग को दूं, देखिए नवोदय विद्यालय के बारे में बात करें जो कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध है। भाई ऐसी बात है, किससे संबद्ध है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा पॉइंट। कक्षा 6 से 12 तक तथा प्रतिभाशाली बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। देखिए निःशुल्क मिलता है, इसमें सभी व्यवस्थाएं, केवल आप लोग को बस किसी तरीके से एंट्रेंस निकालना रहता है। तो कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो निःशुल्क शिक्षा को प्राप्त कर लेते हैं नवोदय विद्यालय के सहायता से अगर देखा जाए तो। ठीक है, उनके अंदर यदि योग्यता है तो। देखिए नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 के स्तर पर प्रवेश के साथ साथ पारस्परिक प्रवेश के माध्यम से देखिए कक्षा 9 और कक्षा 11 में भी प्रवेश होता है। ठीक है, तो एंट्रेंस एग्जाम वगैरह आता है, इनके फॉर्म वगैरह कराए जाते हैं, तो उसमें अगर जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं या जो बच्चे अपना बेस्ट देते हैं तो उनको फिर आगे जो होता है वो एडमिशन वगैरह इसमें हो जाता है। एक अच्छी संस्था है एडमिशन, यदि तैयार करना चाहिए बच्चों को, इसके लिए संघर्ष करना चाहिए पाने के लिए इसे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एडिशन, सब महत्वपूर्ण जो हम लोग का रहेगा ये इम्पॉर्टेंट है शिक्षा शास्त्र का, सीखने में प्रभाव के नियम को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही पॉपुलर एडिशन ये नियम याद रखिएगा, प्रभाव के नियम और तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम ना, ये सब 3-4-5 ठो नियम था ना, 3 ठो, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
और ये मुख्य रूप से जो थॉर्नडाइक जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। तो सीखने में प्रभाव के नियम को स्पष्ट करना हम लोग को। देखिए प्रभाव का नियम कहें चाहे संतोष का नियम कहें, अरे तो मेरा नाम मिल गया, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट। देखिए इस नियम के अनुसार हम लोग बात करें तो हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए बेहतर हितकर होता है। हम लोग जाहिर सी बात है उस काम को हम लोग सीखना चाहेंगे जिसका परिणाम हमारे लिए क्या हो, हितकर हो या हमारे पक्ष में हो, हमारे लिए लाभकारी हो, या जिसमें हमें सुख और संतोष मिलता है, या इस काम करने में मुख्य रूप से क्या होता है, सुख और संतोष मिलता है। यदि हमको किसी कार्य को करने या सीखने में कष्ट होता है तो हम उसको करते या सीखते नहीं है। स्वाभाविक होता है प्रभाव का नियम, यानी कोई ऐसा काम जो कि बहुत टफ है, कार्य को करने या सीखने में कष्ट होता है या हम उसे नहीं करना चाहते तो हम उसको करते या सीखते नहीं है, हम उसे छोड़ देते हैं। तो प्रभाव के नियम जिसे हम लोग कहते हैं संतुष्ट का नियम। संतुष्टि बढ़ाओ यानी जिसे कहते हैं कोई काम इंसान कर रहा है तो अपने उस काम से वो संतुष्ट है, तो रिलेशंस वो एक तरीके से प्रभाव के नियम के अंतर्गत ही वो चीजें देखने को मिलती हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो सीरीज चल रही थी उसमें, तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिक्षा में अवरोधन के क्या कारण हैं? देखिए शिक्षा में अवरोधन का देखिए प्रमुख कारण अगर देखा जाए डियर तो आर्थिक अभाव होता है। भाई जाहिर सी बात है, देखा जाए तो कितने बच्चे जो थे लॉकडाउन में, अगर देखा जाए तो लॉकडाउन के बाद से तो वो अच्छे खासे वो इंग्लिश मीडियम में बहुत महंगे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जो थे वो यूपी बोर्ड अगर देखा जाए या तो अदर बोर्ड स्टेट बोर्ड में चले गए, और सस्ते सस्ते यानी प्राइवेट में पढ़ने वाले सरकारी कॉलेजों में स्कूलों में चले गए। तो कहने का मतलब क्या है, आर्थिक अभाव। तो शिक्षा में अवरोध, अवरोध का मतलब हो गया रुकावट, अवरोधन का प्रमुख कारण जो है वो आर्थिक अभाव है। सीधे देखिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए पूरी फ्री एजुकेशन मिलते हैं। देखिए अभी नवोदय, जवाहर नवोदय की बात हो रही है, वहाँ से कितने बच्चों को लाभ, मतलब हर एक पैटर्न देखा जाता है बच्चों को कैसे लाभान्वित किया जा सकता है, इसके लिए सरकार भी अपना महत्वपूर्ण कदम नियमित तौर पर करती रहती है। स्थानीय प्रशासनिक शिक्षा पर अधिक व्यय नहीं कर सकता। भाई जाहिर सी बात है, स्थानीय प्रशासन जो होता है वो शिक्षा पर अधिक व्यय तो कर नहीं सकता क्योंकि उतना बजट तो बनाया नहीं गया रहता है। राज्य सरकारें से अनुदान प्राप्त करने के लिए उन्हें राज्य सरकारों की दया पर जीवित रहना पड़ता है, इसलिए विद्यालयों में अध्यापकों को वेतन के अतिरिक्त उचित शिक्षण सामग्री भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। देखिए अध्यापकों को वेतन के अतिरिक्त देखा जाए तो और कोई शिक्षण सामग्री जो होती है वो महत्वपूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हो पाता है, नहीं करा पाते हैं सरकार अगर देखा जाए तो जिस निश्चित तौर पर शिक्षा के अवरोधन के महत्वपूर्ण कारण बनते हैं। जैसे देखा जाए तो इसीलिए कहा था कि भारतीय डॉक्टर और भारतीय मास्टर, इन दोनों की जो डिमांड है पूरे विश्व में है। वजह क्या है कि ये लोग के पास जुगाड़ू संस्कृति है। वो जुगाड़ू संस्कृति से क्या करते हैं, कोई ना कोई व्यवस्था बना देते हैं। अब वही जैसे देखा जाए प्राइवेटो स्कूल, अगर देखा जाए विदेशों के स्कूल में तो वहाँ पर क्या होता है, टीचरों को जब तक अगर पूरा का पूरा व्यवस्थाएँ नहीं मिलती हैं, यानी उनको जब कोई अगर चीज़ें पढ़ा रहा है, जैसे वो मेथड का चैप्टर पढ़ाना जाए, तो जब तक उसका मॉडल नहीं दिया जाएगा उनको, तब तक वो क्लासेस को नहीं लेते हैं। जबकि भारतीय अगर शिक्षकों को देखा जाए, तो कोई ना कोई जुगाड़ लेकर चाटो-पांटो पेन लेकर उसी को समझा देते हैं। तो है भाई, वो भी अपनी जगह पर पहचान है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 5वें प्रश्न की ओर। पर्यावरण पर मित्रता से आपका क्या अभिप्राय है? पर्यावरण मित्रता से आपका क्या अभिप्राय है? देखिए अगर इसका अगर बात करें तो पर्यावरण मित्रता का मतलब क्या हो गया, यह पृथ्वी हमारा घर है। भाई जाहिर सी बात है, पूरी पृथ्वी को ही अपना घर मान लेना, अपना परिवार मान लेना, इसका भाव यही है कि यह पृथ्वी हमारा घर है, अतः इसकी रक्षा करना अपने हित में है, नहीं तो पूरी मनुष्य जाति बेघर हो जाएगी। भाई जाहिर सी बात है, अगर इसका अगर कुछ दुष्परिणाम होगा तो जब प्रकृति अपना देखते हैं, जब प्रकृति अगर अपना जब आक्रोश दिखाती है तो उसमें किसी को चिंती नहीं है। तो चाहे वो किसी ने अच्छा किया, चाहे वो बुरा किया हो, सबको वो उसमें लपेट लेती है। ओशो की दृष्टि ये है कि मित्रता या तो सबसे हो सकती है या किसी से नहीं। हम सब आपस में जुड़े हुए हैं, इसका ख्याल रखना ही मैत्री मैत्री की शुरुआत है। भाई ज़ाहिर-सी बात है, नियमित तौर पर इस पर क्या करना चाहिए व्यक्ति को, अपना जो कुछ वो कर्तव्य है उनको, तो पर्यावरण मित्रता को, तो पर्यावरण मित्रता का मतलब पूरा का पूरा एक जो भाग बनता है सभी का, उसमें महत्वपूर्ण रूप से रोल है, ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो उस तरीके से अपने वर्क को करना चाहिए। तो डिस्कशंस ये रहे आज के महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्र के बच्चों के लिए आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग को कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और ये वीडियो थोड़ा-सा भी आप लोग को हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक बात बता दूँ आप लोग को, 950 690 225 नाम का एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा आप लोग को डिस्कस, उस नंबर को ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस नंबर को दे रखा है, तो भरपूर लाभ उठाइए और दूसरों को भी इस चैनल से लाभान्वित कीजिए, और इस चैनल के हेल्प ग्रुप में आप इतना काम ज़रूर कीजिए, किसी अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिए। जल्दी मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय। मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज के बारे में। डियर स्टूडेंट्स देखिए, आप लोग का टाइम टेबल आ चुका है, और
16 फरवरी से 4 मार्च के बीच में आपकी जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो टाइम टेबल एकदम शेड्यूल आ चुका है, वो फिक्स है। इसी डेट पर आपको टाइम टेबल पूरा का पूरा होगा एग्जाम। और मैंने डिस्कस टाइम टेबल का डिस्कशन भी आप लोग का सब्जेक्ट वाइज कर रखा है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका किस दिन है। आप लोग टाइम टेबल को देख लीजिएगा, टाइम टेबल को आप लोग जान भी चुके होंगे और अपने ज़िले का डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका किस ज़िले में गया है, कि मतलब कि किस विद्यालय का किस ज़िले में कहाँ पर गया है सेंटर, ठीक है? आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को क्लास 12th के बच्चों के लिए। तो अब रेगुलरली क्लासेस तो मिल ही रहे हैं आप लोग को, और रेगुलरली मैं कंटिन्यूअसली अब आप लोग तैयारी एकदम जम के करिए। और रेगुलरली कम से कम आपसे 2 से 3 घंटे जो क्लासेस हैं आप लोग को डीजे सर चैनल पर तो ज़रूर देना होगा, ठीक है? यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए पहला हम लोग का प्रश्न क्या है, राज्य बोर्ड क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एजुकेशन शिक्षा सत्र का पहला ही प्रश्न, राज्य बोर्ड क्या है? तो चलिए आइए बात करते हैं हम लोग राज्य बोर्ड के बारे में। देखिए यह दुनिया का सबसे बड़ी परीक्षा संचालित करने वाली संस्था है। देखिए दोस्तों, राज्य बोर्ड के बारे में हम लोग बात करें तो देखिए इसे संक्षेप में यूपी बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यूपी बोर्ड का भी टाइम टेबल आया एडमिशन्स, देखिए सीबीएसई का टाइम टेबल आया कोई नहीं जाना, आईसीएसई का टाइम टेबल आया कोई नहीं जाना, लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश का जब टाइम टेबल आता है यूपी का, तो इसे सब लोग जान जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या एडमिशन्स की यह दुनिया का सबसे बड़ी परीक्षा संचालित करने वाली संस्था है। दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा संचालित करने वाली संस्था क्या है? वो है यूपी बोर्ड। तो इसे संक्षेप में क्या बोलते हैं? यूपी बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। बोर्ड ने देखिए क्या-क्या 10+2 शिक्षा प्रणाली को अपनाई हुई है। यह 10वीं एवं 12वीं की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए सार्वजनिक परीक्षा का आयोजन करता है। देखिए सार्वजनिक परीक्षा का 10वीं और 12वीं का। ये जानते हैं कक्षा 10 और 12 के बच्चों के लिए क्या होता है? बोर्ड की परीक्षा दी जाती है, उनका लिया जाता है। तो ये प्रश्न डिस्कस है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी अब आप लोग का देखिए यूपी बोर्ड से रिलेटेड है, तो ये राज्य बोर्ड की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये प्रश्न आपका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है? ये प्रश्न है आप लोग का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए राज्य एवं सीबीएसई बोर्ड में अंतर बताइए। देखिए दोस्तों, जितने भी प्रश्नों का मैं डिस्कशन आप लोग के साथ करूँगा, सब का सब जो है प्रश्न वो एक से बढ़कर एक है, और आए हुए प्रश्न है और इनके आने की संभावना भी पूरी की पूरी क्या है? बनी हुई है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा का पूरा देखिएगा, यदि आप को पूरा बेस्ट देना है अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। और निश्चित तौर पर यदि डीजे चैनल से आप यदि स्टडी कर लिए, तो आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन में एक अपनी अलग पहचान आप अवश्य बनाएँगे, और बोर्ड में टॉपरों की लिस्ट में आपको जाने से कोई रोक नहीं सकता। तो ऑडिशंस रेगुलरली स्टडी कीजिए और कंटिन्यूअसली। चलिए बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। राज्य बोर्ड एवं सीबीएसई बोर्ड में अंतर बताइए। देखिए दोस्तों, बात हो रही है यहाँ पर सीबीएसई। तो सीबीएसई बोर्ड पूरे भारत में एक ही पाठ्यक्रम पे कार्य करता है, जबकि स्टेट बोर्ड अपने स्टेट सरकार और स्टेट के अनुसार बनाए गए पाठ्यक्रम पे काम करता है, ठीक है ना? कहने का मतलब क्या है, जो सीबीएसई बोर्ड है वो पूरे भारत में एक ही पैटर्न पर लागू होता है, जबकि स्टेट बोर्ड क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो होते हैं, अपने जो उसमें आवश्यकता अनुसार जो कुछ चेंजिंग वगैरह होता है, तो वो लोग उसमें करते रहते हैं, ठीक है? बनाए गए पाठ्यक्रम पे करते हैं। सीबीएसई बोर्ड अपने पाठ्यक्रम को एवं और सिलेबस में बदलाव करते रहते हैं। देखिए सीबीएसई बोर्ड क्या करता है एडिशंस, वो अपने पाठ्यक्रम में बदलाव करता रहता है और सिलेबस में बदलाव करता रहता है, जबकि स्टेट बोर्ड क्या होता है, बहुत कम ही अपने पाठ्यक्रम या सिलेबस में बदलाव करते हैं। कहने का मतलब एडिशंस, जो स्टेट बोर्ड होता है वो एक जब उनका सिलेबस बन जाता है, उनका एक पाठ्यक्रम बन जाता है, तो वो कुछ समय तक क्या करते हैं, उसी पाठ्यक्रम पर वो लोग वर्क करते हैं, ठीक है? और उसके बाद वो लोग फिर यहाँ से चेंजिंग करते हैं। कहने का मतलब तुरंत-तुरंत नहीं होता है, जबकि सीबीएसई जो आवश्यकता अनुसार जो चेंजिंग होती है, जिस सुधार की ज़रूरत होती है, तो आवश्यकता अनुसार वो सुधार को नियमित तौर पर करते रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए, ये तो वही प्रश्न है, डिस्कस हो चुका है। चलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। स्त्रियों एवं पिछड़े वर्ग की शिक्षा के प्रावधानों की विवेचना कीजिए, क्या वर्णन कीजिए। देखिए अगर संक्षेप में आती लघु में पूछता है, आप लोगों से कैसे लिखेंगे। संविधान के देखिए अनुच्छेद 15 की बात हो रही है। संविधान के अनुच्छेद 15 के 3 व 4 का जो भाग है, तो संविधान के अनुच्छेद 15 में देखा जाए 3 और चौथा जो लाइन जोड़ा गया है, मैं महिलाओं तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए, यानी ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट की बात जिसमें हम लोग करते हैं, तो पिछड़ी वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने पर किसी प्रकार की रोक न लगाने की व्यवस्था की गई है, ठीक है? ताकि ऐसे ये लोग भी जो क्या है, समाज में वो मतलब अपने आप को एक अलग पहचान दे सके, और वो लोग उभर सके, उभर कर सामने पढ़ना यहाँ, पढ़ाना यहाँ, बिन डीजे सर जाना कहाँ। तो लिसन्स इस चैनल का लिंक जो है उसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक बात याद रखिएगा, ये जो नंबर है डिस्टेंस, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है, 950 690 227 नाम का नंबर। तो इस नंबर पर जाइए, एक व्हाट्सएप मैसेज करिए, और
जुड़ जाइए व्हाट्सएप मैसेज जुड़ करके डीजे सर चैनल के साथ आप जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफलाइन तौर पर भी और अपनी जो व्यवस्थाएँ रहेंगी, जो सुविधाएँ रहेगा वो भी आप लोग को इस पर में उपलब्ध कराया जाएगा इस नंबर पर। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि इसे आप लोग जॉइन कर सकते हैं ताकि ग्रुप वगैरह को भी, ताकि जिससे आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से हो। चलिए लिसनर्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आप लोगों का, लेकिन इससे यदि वीडियो थोड़ा-सा भी हेल्पफुल लगे आप लोगों को तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है? एक डीजे सर चैनल के फैमिली मेंबर्स के रूप में आप लोगों का इतना कर्तव्य अवश्य बनता है, इसे ज़रूर कीजिएगा। बेसिक शिक्षा योजना के प्रमुख गुण बताइए। देखिए लिसनर्स, बेसिक शिक्षा योजना के प्रमुख गुण क्या है? देखिए मनोवैज्ञानिक आधार होना का मतलब क्या है? अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बालक को केंद्र मानकर उसकी रुचि, योग्यता और आवश्यकता के अनुसार इस पद्धति में शिक्षा दी जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, मनोविज्ञान के आधार पर देखा जाए तो बेसिक शिक्षा जो होता है वो बालक केंद्रित होता ही है। यानी उसमें जो केंद्र बिंदु होता है वो कौन होता है? बालक ही होता है। बालक को केंद्र मानकर उसकी रुचि, योग्यता और आवश्यकता के अनुसार क्या कर दिया जाता है? उसको शिक्षा दिया जाता है, या उसे जो एजुकेटेड है या ज्ञान की बात है जो उसे शिक्षा-दीक्षा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोगों का। ये चौथे में ही मनोवैज्ञानिक आधार का होना, तो ये तो बात हो चुकी है। देखिए इसमें दूसरा महत्वपूर्ण बात क्या है, मनोवैज्ञानिक आधार के बाद क्या होता है? सामाजिक आधार का होना। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो ये दूसरा पॉइंट जोड़ा जा रहा है, सामाजिक आधार का होना। देखिए मनोवैज्ञानिक आधार का होना के बाद क्या आता है? सामाजिक आधार का होना। इस पद्धति से क्या होता है? मानव चरित्रवान, सहिष्णु एवं कर्तव्यपरायण बनता है। भाई जाहिर-सी बात है, चरित्रवान, सहिष्णु होता है, वह कर्तव्यपरायण बनता है। किसके आधार पर? सामाजिक आधार पर। सामाजिक दृष्टिकोण से क्या होता है? चरित्रवान आता है, उसके अंदर मोरल एक एथिक्स आता है, व्यक्ति के अंदर मोरल एक्टिविटी आती है, और सहिष्णुता, और वो अपने कर्तव्य के प्रति क्या होता है? वो जागरूक होता है। तो लिसन्स, ये सामाजिक आधार दिया जाता है, क्योंकि जानते हैं कि जब आप पढ़ते हैं छोटे बच्चों के बेसिक में, तो देखते हैं कितनी अच्छी-अच्छी कहानियाँ दी जाती है ना। बहुत बड़े-बड़े लोग भी होते हैं, तो कभी-कभी इन बच्चों की कहानियों को पढ़ते हैं ताकि उनके अंदर भी कर्तव्यपरायण का जो ये गुण है, वो उनके अंदर विकसित हो सके। चलिए डियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम लोग अब यहाँ पर अगले महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर। देखिए हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर? जनतंत्र का निर्माण करना। देखिए जनतंत्र का निर्माण करने का मतलब क्या है? बेसिक शिक्षा की खुद मूल भावना अगर देखा जाए तो पढ़ो तथा कमाओ में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, जनतंत्र का निर्माण करना यानी कोई भी जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, तो वो अपने कैसे पालन पोषण को भी वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इन चीज़ों की भी जो योजना के तहत मुख्य रूप से इस पर काम किया जाता है। तो जनतंत्र का निर्माण करना भी जो काम होता है, वो बेसिक शिक्षा योजना के अंतर्गत प्रमुख उनके गुणों में एक है। चलिए डिस्टेंस, तो ये तो बात हो चुकी है आप लोगों के साथ। नई शिक्षा नीति क्या है? देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर बात हो रही है नई शिक्षा नीति की। ठीक है, ये प्रश्न हम लोग का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। देखिए नई शिक्षा नीति क्या है? देखिए पुरानी शिक्षा नीति का पाठ्यक्रम 10+2 के अनुसार था, ठीक है, चलता था। लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अगर देखा जाए तो भारतीय शिक्षा नीति 2020 की शैक्षणिक संरचना 5+3+3+4 है के हिसाब से की गई है। क्या है? 5 है, 3 है, +4 के हिसाब से की गई है। इस नीति को बच्चे की 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 उम्र के अनुसार 4 अलग-अलग हिस्सों में जो किया गया है, इसका नई शिक्षा नीति का विभाजन किया गया है, ठीक है? ये चीज़ मत भूलिएगा डियर्स, यहाँ पर जो देखिए विभाजन किया जा रहा है, ये बात इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या है इस नई शिक्षा नीति में, तो 5+3+3+4, ठीक है, इसके हिसाब से है। और 3 से 8 तक की बात हो गई, जो 8 से 11 हो गया, 11 से क्या हो जाएगा? 14 वर्ष, और 14 से 18 वर्ष का जो समय रहेगा, तो यही शिक्षा नीति पर यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से जोड़ा गया 5+3+3+4, ठीक है? ये उम्र यहाँ पर दिया गया है, उम्र के अनुसार 4 अलग-अलग हिस्सों में विभाजित किया गया। तो इस प्रकार से क्या है, ये नई शिक्षा नीति को लाया गया है। अब देखते हैं कहाँ तक इसे सफलता मिलती है। तो आवश्यकतानुसार परिवर्तन जो होते हैं वो तो होते रहते हैं। अब लेकिन इनका परिणाम कितना दूरगामी होगा, ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। लेसन देखिए, ये भी वही प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा ध्यान से। देखिए प्राथमिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्राथमिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है प्राथमिक शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा क्या होता है? 6 से 14 वर्ष आयु के जो वर्ग के बच्चे होते हैं, के लिए प्रारंभिक शिक्षा भी कहा जाता है। देखिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए उनको किस प्रकार से शिक्षा की दिया जा सके, कैसे उनको योग्य बनाया जा सके, तो इस पर जो विशेष रूप से सरकार और सब, देखिए चाहे राज्य सरकार की बात हो, केंद्र सरकार की बात हो, चाहे वहाँ किसी प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर बात की जाए, मतलब वहाँ के स्थानिक जो शासक हो गए तो उनकी बात की जाए, तो प्राथमिक शिक्षा को सभी लोग अपने-अपने तरीके से ज़ोर देने का प्रयास करते हैं ताकि इसमें सुधार हो, ठीक है?
और विद्यालयों में देखिए कितने प्रकार की व्यवस्थाएँ की जाती हैं। तो इन वर्षों को बच्चों के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी वर्ष माना जाता है। देखिए 6 से 14 वर्ष का जो वर्ष होता है, इसे बुनियादी वर्ष माना गया है छोटे बच्चों के लिए, और प्राथमिक शिक्षा का ये मुख्य रूप से जो इनका विकास होता है, वो इन्हीं समयों में होता है। महत्वपूर्ण बुनियादी वर्ष माना जाता है जब उनके जीवन की आधारभूत बातें सुदृढ़ता प्राप्त करती हैं, उनका व्यक्तिगत कौशल, उनकी समझ, देखिए उनका भाषागत योग्यता और परिष्कृत व रचनात्मक आदि विकसित होती है। तो ये सभी के सभी जो विकसित होते हैं रिलेशंस, वो क्या होता है, 6 से 14 वर्ष का जो कार्यकाल होता है, ये इनके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। ठीक है रिलेशंस, तो ये जो प्रश्न का डिस्कशन मैंने आप लोग के साथ किया, ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग अब प्रश्न संख्या 7 की ओर, 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं डिस्टेंस। और आप लोगों का देखिए 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में आप लोग का देखिए प्री बोर्ड का पेपर भी होने वाला है डिस्टेंस। मैं प्री बोर्ड का पेपर ही जैसे मुझे प्राप्त होगा, मैं आप लोग का डिस्कशन, आप लोग के साथ प्री बोर्ड का डिस्कशन मैं अवश्य करूंगा। देखिए 7वां हम लोग का प्रश्न क्या है, सर्व शिक्षा अभियान का अर्थ बताइए। सर्व शिक्षा अभियान का क्या अर्थ है? देखिए दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान तो SSA से भी से कहते हैं हम लोग। इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है कि SSA का फुल फॉर्म क्या होगा। तो सर्व शिक्षा अभियान इसका फुल फॉर्म होगा। के अंतर्गत देखा जाए तो देखिए प्राथमिक स्तर पर क्या है, 150 रुपये प्रति बच्चे, और उच्च प्राथमिक स्तर पर देखा जाए तो 250 रुपये प्रति बच्चे की अधिकतम सीमा में सरकारी हो गया, स्थानिक निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में सभी बच्चों को पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाती हैं। देखिए पाठ्य पुस्तकें हो गई, ठीक है, और जो मौसम के अनुसार जाड़े वाले वगैरह हो गया, जूता वगैरह हो गया, बैग वगैरह हो गया, तो मतलब पूरी की पूरी व्यवस्था, खाना पीना वगैरह जो सिस्टम व्यवस्था देखते हैं होता है। तो सरकार अपने तरीके से सर्व शिक्षा अभियान को बल देने के लिए अपने तरफ से प्रयास करती हैं, करता है सरकार भी, और उसमें उसमें जहाँ तक उनका सहयोग होता है वो करते हैं उसमें। लेकिन इसमें डिस्टेंस उनके सहयोग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब, लेकिन इनका भरपूर सहयोग नहीं मिल पाता है। जो जॉब वगैरह जब पा जाते हैं प्राइमरी स्तर पर या जिस भी स्तर पर वो पा जाते हैं, तो वो अपने कर्तव्यों के प्रति उतने सुदृढ़ नहीं मिलते हैं। ये एक दोष है देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण। इसी की वजह से देखिए अब धीरे-धीरे सरकार का भी जो मन है इस पर से हट रहा है, क्योंकि देश में इतनी व्यवस्थाओं देने के बाद भी स्थितियाँ जो है बहुत ही विडंबना बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। खैर चलिए, सर्व शिक्षा अभियान का अर्थ बताइए डिस्टेंस। देखिए यह अभियान प्राथमिक स्तर पर सभी को शिक्षा देने के लिए चलाया गया है। इस अभियान का आरंभ जो है 2001 में किया गया था, ठीक है? सभी को शिक्षा देने के लिए चलाया गया था सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है डिस्टेंस, और नाम से ही पता चल रहा है, उसके अर्थों में ही छिपा हुआ है सर्व शिक्षा अभियान। एक ऐसा अभियान जो कि सभी को शिक्षित करे, ठीक है डिस्टेंस। तो एक महत्वपूर्ण बात थी जो आप लोग के साथ डिस्कस की गई। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए हम लोग का 8वां प्रश्न क्या है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्टेंस। न्यूनतम अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। न्यूनतम अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं? देखिए डिस्टेंस, बात हो रही है यहाँ पर न्यूनतम अधिगम स्तर, क्या है, बात हो रही है किसकी? न्यूनतम अधिगम स्तर की। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि बच्चे को किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सीखना चाहिए। रेगुलेशंस, यहाँ पर न्यूनतम अधिगम स्तर का मतलब क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया या ऐसी व्यवस्था का निर्धारण करना होता है जिसमें बच्चे को किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सीखना चाहिए, या कितना वो सीख सकता है, कितनी उसकी क्षमता है, कितनी उसकी कैपेसिटी है, कितनी चीज़ों को वो ले सकता है। न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता अधिगम की मात्रा निश्चित करने हेतु की गई है। देखिए न्यूनतम अधिगम स्तर की जो आवश्यकता है इसलिए की गई ताकि अधिगम की मात्रा निश्चित करने हेतु की गई थी कि भाई लोग अगर कोई चीज़ें का ग्रहण कर रहे हैं ज्ञान का, तो वो कितना कर सकते हैं, या अपने सामर्थ्य के अनुसार वो कितनी चीज़ों को आत्मसात कर सकते हैं, वो ले सकते हैं, कितनी चीज़ों के बारे में वो बोल सकते हैं, कुछ कह सकते हैं। तो इस पर जो बातें की गई उसे न्यूनतम अधिगम स्तर कहा गया, ताकि मतलब जो ज़रूरत पड़े तो कम बेशी जो भी है व्यवस्थाएँ हैं, उनमें वो मुख्य रूप से सुधारात्मक जो कार्य हैं वो कर सकें। चलिए लिसनिंग हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए शिक्षा शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शिक्षा के व्यावसायीकरण से क्या तात्पर्य है? देखिए शिक्षा के व्यावसायीकरण की बात हो रही है, तो इस शिक्षा के व्यावसायीकरण का सामान्य शब्दों में अर्थ होता है किसी व्यावसायिक में प्रशिक्षण, अर्थात विद्यार्थी को एक व्यवसाय सिखाना ताकि वो अपना जीवन यापन सुगमता से कर सके। कहने का मतलब क्या एडुकेशंस की व्यवसाय परक शिक्षा देना, ठीक है, व्यवसाय परक शिक्षा को प्रदान करना ही क्या कहलाता है, व्यवसायीकरण कहलाता है। एक तरीके से शिक्षा में अगर देखा जाए तो शिक्षा व्यवसायीकरण किसे कहते हैं, तो अपने जीवन यापन के लिए एक व्यवसाय के तौर पर उसे सिखाना या प्रशिक्षण देने का जो काम होता है, उसे ही हम लोग कहते हैं शिक्षा में व्यवसायीकरण कहलाता है, ठीक है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9। चलिए इसमें से हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो यदि कल चाहिए आप सभी लोगों को सर पे बोर्ड एग्जामिनेशन का ताज, तो आप लोगों को तो आज संघर्ष करना ही पड़ेगा, ठीक है। मेहनत करिए आज, तभी तो कल सजेगा आपके सर पे ताज।
तो डिस्टेंस निश्चित तौर पर आप लोगों को आपकी उचित मंजिल अवश्य मिलेगी और आप अपना बोर्ड में अलग पहचान ही बना सकेंगे, लेकिन उसके लिए आप लोग को स्टडी करना ही पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि याद रखिएगा, इससे आप बच नहीं सकते। जब जिन चीज़ों से बच नहीं सकते तो उसका सामना कीजिए, ठीक है? और डट कर कीजिए, चप कर। तो एक व्यवसाय सिखाना ताकि वो अपना जीवन यापन क्या है सुगमता से कर सके। शिक्षा के साथ-साथ क्या एडिशंस उन कोर्सों को भी की भी व्यवस्था की जाए, जो छात्रों को शिक्षा के साथ-साथ किसी व्यवसाय में भी कुशल व्यक्ति बनाए। ठीक है? व्यवसाय के साथ-साथ किसी में भी कुशल मतलब छात्रों को तो शिक्षा मिले ही मिले और लेकिन उनको क्या हो व्यवसाय परक मतलब शिक्षा मिले ताकि वो व्यवसाय के लिए बाद में उन्हें भटकना कहीं ना पड़े। ठीक है दोस्तों? इसलिए शिक्षा में इस चीज़ को भी जोड़ा गया। देखिए पेज 2 बार हो चुके हैं तो कोई बात नहीं। दोस्तों चलिए यहाँ पर देखिए अब ये जो प्रश्न है हम लोग का प्रश्न संख्या 10 है और ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए प्रश्न संख्या 10 हम लोग का क्या है एनसीईआरटी का, ये कि बार-बार ये बहुविकल्पी में, अति लघु में या तो अति लघु लघुत्तरी में ये बार-बार पूछता है क्वेश्चंस। एनसीईआरटी देखिए एनसीईआरटी का देखिए फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। एक बार फिर सुन लीजिए एनसीईआरटी का जो अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद। ये पूरा का पूरा नाम है जो एनसीईआरटी का है, ठीक है ना? एनसीईआरटी के बुक वगैरह आप जान चुके हैं कि बहुत से अब तो एनसीईआरटी का बुक पूरा का पूरा हो चुका है ना, पूरा इसी बेस पर होता है, एनसीईआरटी बेस पर ही। देखिए इसका पूरा फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, इंग्लिश में भी याद रखिएगा, याद रहेगा तो काम करेगा बहुत ही आप लोगों के लिए। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। द फुल फॉर्म ऑफ एनसीईआरटी इज द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये है एनसीईआरटी का पूरा फुल फॉर्म। इट इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इन द ईयर ऑफ 1961 यानी 1961 में ये सेटअप किया गया था इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के द्वारा देखिए इसका गठन किया गया था। ये सेटअप किया गया था कब? 1961 में, ठीक है ना? दोनों बातों को याद रखिएगा, इसे हम लोग एनसीईआरटी बोलते हैं। तो डिस्टेंस ये रहा आज का महत्वपूर्ण सेशन। आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग को हेल्पफुल लगता है इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है डिस्टेंस। और याद रखिएगा यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा। तो डिस्टेंस चप कर पढ़िए, चपा कर नहीं पढ़िए। टाइम टेबल आप लोग का आ चुका है, समय बिल्कुल भी नहीं है और संघर्ष आप लोग को ज़्यादा करना है, मेहनत करिए, रेगुलरली स्टडी कीजिए। और भी कोई जो प्रॉब्लम्स दिक्कतें आती हैं तो आप लोगों के पास लिए मैंने एक नंबर ये लगा रखा है 950-690-227। तो इस नंबर को ज्वाइन जरूर कीजिए और अपनी एक बोर्ड एग्जामिनेशन में अलग पहचान जरूर बनाइए, ठीक है दोस्तों। और अब की बार बोर्ड पर बार इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब इस चैनल से रिलेटेड इस चैनल से जुड़ा हुआ हर एक विद्यार्थी जो है वो स्टडी करे और जम कर करें, ठीक है डिस्टेंस। क्योंकि ये 1 से 2 महीने का समय जो है ठंडाड़ों का समय है, इसमें आप स्टडी बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त आपकी नहीं की जाएगी। एकदम रेगुलरली स्टडी कीजिए और कंटिन्यूअसली कीजिए डिस्टेंस। याद रखिएगा अभी नहीं तो कभी नहीं, लग जाइए जमकर और अपनी एक अलग पहचान बनाइए डिस्टेंस। और रेगुलरली आप लोग को मैंने बताया कि रेगुलरली कंटिन्यूअसली आप लोग को इस चैनल से स्टडी करना है। रेगुलरली कम से कम 2 से 3 घंटे तो आपको अवश्य पढ़ना है और कमेंट बॉक्स में और इस नंबर पर जाकर आपको कोई भी दिक्कत समस्या है तो आप जाकर लेसन्स व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू भी हम तक पहुंचा सकते हैं या तो कमेंट बॉक्स के थ्रू भी आप चीज़ों को जो भी चीज़ें हैं आपके डाउट वगैरह हैं आप पूछ सकते हैं। तो लेसन्स आप लोगों को जो ये अवसर मिला है इसका लाभ ज़रूर उठाइए। पढ़ना यहाँ पढ़ाना यहाँ बिन डीजे सर जाना कहाँ। मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा। न देखिएगा डीजे सर चैनल का वीडियो आधा, नहीं तो बोर्ड एग्जामिनेशन में पड़ जाएगी बाधा। कहने का मतलब क्या डिस्टेंस की कंटेंट कोई भी जो आप लोग को मिले महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को तो एक बार पहली बात तो आप छाट के पढ़ रहे हैं, उसमें भी अगर आप नाटक करते हैं कि नहीं भैया अब इतने नहीं, इस प्रश्न को मैं छोड़ दूंगा, इस प्रश्न को मैं पढ़ूंगा, तो निश्चित तौर पर आप लोग को नुकसान होगा। तो डिस्टेंस आप लोग को पूरा देखना है स्किप बिना किए हुए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा डिस्टेंस आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर से प्रश्न जो है आप लोगों को आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को निश्चित तौर पर मिलेंगे। क्लास 12th के विद्यार्थी जो कि शिक्षा शास्त्र को लिए हुए वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन को। पहला देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है डिस्टेंस में, पर्यावरण मित्रता से क्या आपका क्या अभिप्राय है? पर्यावरण मित्रता से आपका क्या अभिप्राय है?
देखिए दोस्तों, इसका भाव यही कि यह पृथ्वी जो है हमारा घर है। वसुधैव कुटुंबकम की जो हम लोग बात करते हैं, तो यह पृथ्वी हमारा क्या है? घर है। अतः इसकी रक्षा करना भी जो है अपने हित में ही है। नहीं तो पूरी मनुष्य जाति जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी डिस्टेंस, बेघर हो जाएगी। ओशो की दृष्टि ये है कि मित्रता या तो सबसे हो सकती है या किसी से नहीं। हम सब आपस में जुड़े हुए हैं, इसका ख्याल रखना ही मैत्री की शुरुआत है। तो ये ओशो जी का कथन है और ये महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं लोग। उनकी विचारधाराएं बहुत दिव्य रही हैं लोग। तो पर्यावरण मित्रता का मतलब होता है डिस्टेंस की क्या करने का मतलब कि पर्यावरण के प्रति भी मित्रवत व्यवहार करना। ठीक है ना? ये हम लोग का पहला प्रश्न हो जाएगा। भारत में नारी शिक्षा के विकास पर टिप्पणी कीजिए। देखिए दोस्तों, पुनर्जागरण के दौर से अगर देखा जाए तो पुनर्जागरण के दौर में भारत में स्त्री शिक्षा को नए सिरे से महत्व मिलने लगा। ठीक है ना? नए सिरे से क्या होने लगा? महत्व मिलने लगा, जिसमें कि राजा राम मोहन राय जो थे, जब पुनर्जागरण के रूप में लोग मुख्य रूप से जब देखा जाए ना, भारत में भी पुनर्जागरण हुआ जब, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सन देखिए 1854 में, इस 1854 में स्त्री शिक्षा को क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था। विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों के कारण देखिए साक्षरता के दर में 0.2% से बढ़कर 6% तक पहुंच गया था। यानी ये देखा जाए तो ये छोटा मोटा डिस्टेंस उपलब्धि नहीं है। 0.2% से अगर देखा जाए तो 6% पर का आंकड़ा पहुंच गया। तो निश्चित तौर पर यह परिवर्तन देखा गया था। जब इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ बातें और भी कर लिया जाए नारी शिक्षा के बारे में। भाई बात हो रही है महिला सशक्तिकरण की, वुमेन एम्पावरमेंट की, तो थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं हम लोग। देखिए भारत में महिलाओं की स्थिति सदैव एक समान नहीं रही है। इसमें युगानुरूप परिवर्तन होते रहते हैं, यानी परिवर्तन होते रहे हैं। ठीक है ना? उनकी स्थिति में वैदिक युग से लेकर आधुनिक काल तक अनेक उतार चढ़ाव आते रहे। ये देखा जाए तो वैदिक युग से अगर आधुनिक युग तक देखा गया तो अनेक उतार चढ़ाव देखा गया इसमें, तथा उनके अधिकारों में तदनुरूप बदलाव भी होते रहे हैं। ठीक है ना? वैदिक युग में स्त्रियों की स्थिति सुदृढ़ थी, परिवार तथा समाज में उन्हें सम्मान प्राप्त था। किन्हें? जो स्त्रियां थी उन्हें क्या था? वैदिक युग में देखा जाए तो स्त्रियों की स्थिति जो थी वो सुदृढ़ थी और परिवार तथा समाज में उन्हें सम्मान प्राप्त था। ठीक है ना? उनकी एक अलग पहचान थी। तो ये एक वैदिक युग की बात हो रही है। जब आगे बढ़ते हैं डिस्कस यहाँ पर देखिए हम लोग, तो देखिए तीसरा हम लोग का प्रश्न क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सीखना किसे कहते हैं? सीखना किसे कहते हैं? यानी अगर देखा जाए तो शिक्षा शास्त्र की भाषा में सीखना क्या है? सीखना ड्यूरेशन देखा जाए जिसे हम लोग अधिगम भी बोलते हैं या जिसे हम लोग लर्निंग भी बोलते हैं। ठीक है ना? लर्निंग भी से हम लोग कहते हैं इंग्लिश अंग्रेजी में। एक व्यापक सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। देखिए ड्यूरेशन कहा जाता है कि शिक्षक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो शिक्षक जैसे हो गया तो या कोई भी शिक्षक हो गया, जो बेस्ट शिक्षक होते तो वो ये नहीं कहते कि मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ। उनका कहना ये होता है कि मैं चीज़ों को सीख रहा हूँ। और जो चीज़ें सीखने के लिए आप अगर रहेंगे डिस्टेंस ना, जब आप सिखाने के लिए उतरेंगे और जब आप सीखने के लिए उतरेंगे तो और भी आप बेस्ट कर जाएंगे। तो डिस्टेंस कहने का मतलब क्या है? व्यापक सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है उसे ही हम लोग सीखना बोलते हैं। मनुष्य जन्म जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रखता रहता है। यानी कहा जाए तो जीवन भर मतलब जब पैदा हुआ तभी से वो सीखना प्रारंभ कर दिया और मृत्यु तक वो चीजों को सीखता रहता है। धीरे धीरे वह अपने वातावरण से समायोजित करने का प्रयत्न। तो डिस्टेंस कहा जा सकता है कि जो ये सीखना होता है एक तरीके से जीवन पर्यंत चलने वाली एक क्रिया है। ठीक है ना? एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग। ये देखिए हम लोग का प्रश्न कौन सा है? उपसंपदा क्या है? उपसंपदा क्या है? देखिए दोस्तों, उपसंपदा के बारे में हम लोग अगर बात करें तो गुरुकुल में विधि पूर्वक स्वयं को समर्पित कर आचार्य का शिष्य बना उपसंपदा कहलाता है। ठीक है ना? क्या कर देना? गुरुकुल में विधि पूर्वक स्वयं को समर्पित कर आचार्य का शिष्य बनना ही उपसंपदा कहलाता है। दीक्षा का बौद्ध संस्कार, ज्ञान का बौद्ध संस्कार होना, जिसके द्वारा एक नव बौद्ध व्यक्ति भिक्षु बनता है। ठीक है ना? थेरवाद परंपरा में होने वाले इस समारोह का स्वरूप देखा जाए तो मूलतः प्राचीन बौद्ध धर्म के समान ही है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उपसंपदा की बात होती है ना, उपसंपदा अगर आपको से पूछता है तो यदि इतना मटेरियल आप लिख देते हैं तो समझ लीजिए पूरा का पूरा पर्याप्त रहेगा। मैंने समाज देखिए शिक्षा शास्त्र के और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर दे रखे हैं।
आप जाइए प्लेलिस्ट को देखिए, वहाँ से लगभग 30 कंटेंट मिलेंगे आप लोग को। सब एक से बढ़कर एक हैं और निश्चित तौर पर आपको प्रभावित करने वाले, लाभान्वित करने वाले हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार उपलब्धि परीक्षण क्या था? या थॉर्नडाइक ने उपलब्धि परीक्षण के बारे में जब उन्होंने कहा तो ये क्या है? देखिए, उपलब्धि परीक्षण के बारे में हम अगर बात करें डिस्टेंस, तो देखिए उपलब्धि परीक्षण वह है जो किसी छात्र के द्वारा अर्जित ज्ञान या कौशलों में निपुणता का मापन करने के लिए बनाया जाता है। यानी उपलब्धि का के बारे में हम लोग बात करें तो उपलब्धि परीक्षण वह है जो किसी छात्र के द्वारा जो भी ज्ञान को या जो भी कौशल को वो सीख रहा है, तो उसकी निपुणता का मापन करने के लिए जो बनाई गई व्यवस्था है, जो परीक्षण है, उसे हम लोग उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। यानी फलाने ने जो क्या उपलब्ध किया, कितना उपलब्ध किया, तो इसकी चेकिंग जो होती है तो वो उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत ही होती है। थॉर्नडाइक के अनुसार अगर देखा जाए तो जब हम एक उपलब्धि परीक्षण का उपयोग करते हैं तो हम यह निर्धारित करने में रुचि रखते हैं कि किसी व्यक्ति ने विशेष प्रकार के निर्देशों के संपर्क में आने के बाद क्या सीखा है। यानी निर्देशों के नहीं, विशेष प्रकार के निर्देशों के संपर्क में आने के बाद क्या सीखा है। अगर उनको ये चीज़ सिखाई गई या विशेष रूप से पहचान में जब चले गए हैं, तो उन्होंने कितनी चीज़ों को अर्जित कर लिया है, इसका परीक्षण करना भी ज़रूरी है। फिर उसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, उसमें जो आवश्यक बदलाव होते हैं, उनको किया जाता है। तो ये आपका 5वां प्रश्न हो जाएगा। अब देखिए डिस्टेंस, यहाँ से प्रश्नों की सीरीज जो होती है और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से अब हम लोग बात करने वाले हैं लघु उत्तरी प्रश्नों की सीरीज के बारे में। इससे पहले जो आप लोगों ने देखा तो वो क्या था, अति लघु उत्तरी प्रश्न, ठीक है ना, शिक्षा शास्त्र के अति लघु उत्तरी प्रश्न। अब यहाँ से मैं बात करूंगा लघु उत्तरी प्रश्नों की सीरीज की ओर। देखिए, लघु उत्तरी का जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे आज के इस कंटेंट में शामिल हुआ है प्रश्न, वो है प्रेरणा युक्त व्यवहार के लक्षण क्या हैं। पहला ही प्रश्न बहुत ही जानदार है, प्रेरणा युक्त व्यवहार के लक्षण क्या हैं। देखिए दोस्तों, प्रेरणा युक्त व्यवहार में अगर बात करें हम लोग, तो यह लोगों की कार्रवाई, इच्छाओं और जरूरतों के कारणों का प्रतिनिधित्व करता है। किसका करता है? लोगों की कार्रवाई, कौन क्या कार्रवाई कर रहा है, उनकी इच्छाओं पर करता है और जरूरतों के लिए कारणों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रेरणायुक्त व्यवहार जो होता है, प्रेरणा भी व्यवहार करने की दिशा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एक मकसद एक निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए व्यक्ति को संकेत देता है या कम से कम विशिष्ट व्यवहार के लिए एक झुकाव विकसित करता है। तो विशिष्ट व्यवहार के लिए एक झुकाव विकसित करना ही क्या कहलाता है? प्रेरणा युक्त व्यवहार कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको याद रखिएगा आप लोग। और फटाक से जाइए और शेयर वाले बटन पर और इसे अपने क्लासमेट पर कर दीजिए शेयर डिस्टेंस, क्योंकि डीजे सर का कहना है इस चैनल से स्टडी के साथ ही साथ इस चैनल का लिंक भी अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है, क्योंकि अच्छी चीज़ें डिस्टेंस वो दूर तक फैलनी चाहिए। ये हमेशा अपनी इस बात को आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत के बारे में लिखिए। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत क्या था, इस पर हम लोग बात करेंगे। टू फैक्टर थ्योरी क्या था डिस्टेंस, इस पर हम लोग बात करें, जिसे हम लोग द्वितत्व सिद्धांत बोलते हैं। द्वितत्व सिद्धांत, देखिए इस सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में अगर देखा जाए तो इंग्लैंड के प्रसिद्ध जो मनोवैज्ञानिक थे, जिनका नाम था क्या, स्पीयरमैन। यानी ये इंग्लैंड के बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं ना, साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनका की नाम स्पीयरमैन है। इस सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी हुई है, सामान्य फैक्टर हो गया और विशेष फैक्टर। तो जनरल एबिलिटी वगैरह होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जी फैक्टर, और जो विशेष तत्व होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक एबिलिटी, या उसे हम लोग एस फैक्टर के रूप में उसका अध्ययन करते हैं। तो यही तो डिस्टेंस, ये दोनों महत्वपूर्ण बातें थी, इनको मत भूलिएगा। तो जो ये स्पीयरमैन साहब ने दिया हुआ है, महत्वपूर्ण तथ्य है ये। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग यहाँ पर। तो ये तो हो चुका है आप लोगों का। कहने का मतलब क्या डिस्टेंस, अगर जब लोग बढ़ते हैं कि द्वितत्व या द्विकारक सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा अगर हम लोग और जानने का प्रयास करें, स्पीयरमैन साहब ने और अपने क्या विचार दिए थे इस पर, द्वितत्व या द्विकारक सिद्धांत जिसे हम लोग बोलते हैं बुद्धि के लिए। देखिए उनके मतानुसार, यानी स्पीयरमैन के मतानुसार अगर देखा जाए तो बुद्धि दो व्यवहारिक शक्तियों के रूप में है, या बुद्धि की संरचना जो होती है, संरचना में दो कारक हैं, जिनमें एक को उन्होंने सामान्य बुद्धि कहा और दूसरे को उन्होंने क्या कहा, विशिष्ट बुद्धि कहा। क्या कहा? विशिष्ट बुद्धि कहा। यानी उन्होंने क्या किया, दो भागों में बुद्धि की संरचना को बांटा। एक में क्या था, एक में था सामान्य बुद्धि था और दूसरे में जो था वो विशिष्ट बुद्धि था। कहा है सामान्य कारक या कारक से उनका तात्पर्य है कि सभी व्यक्तियों में कार्य करने की एक सामान्य योग्यता होती है, ठीक है ना, कुछ न कुछ ऐसी योग्यता होती है जो उनकी अलग पहचान बनाती है।
ठीक है, तो द्विवीक कारक सिद्धांत के अंतर्गत ये बातें की गई आप लोगों के साथ। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे और देखते हैं ये प्रश्न को। ये भी प्रश्न जो है डिस्टेंस आप लोगों के लिए शिक्षा शास्त्र का ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है डिस्टेंस। और ये प्रश्न देखिए, प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ बात की जा रही है प्राचीन और मध्यकालीन। तो प्राचीन तथा मध्यकालीन भारत की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है। जो प्राचीन कालीन अगर शिक्षा देखा जाए और मध्यकालीन भारत की जो शिक्षा प्रणाली है उनके बीच में क्या अंतर है। देखिए प्राचीन काल में अगर शिक्षा के बारे में बात करें हम लोग अगर, तो देखिए उसमें मुख्य रूप से किन बातों को जोड़ा गया था। केंद्र देखा जाए तो प्राचीन काल में शिक्षा के केंद्र में अगर देखा जाए तो टोल हो गया, चारण हो गया, घटिका हो गया, परिषद वगैरह हो गया, गुरुकुल वगैरह की बात हो गई, विद्यापीठ की बात हो गई, विशिष्ट विद्यालय हो गए, मंदिर हो गए, महाविद्यालय हो गए, ब्राह्मणी महाविद्यालय हो गए तथा विश्वविद्यालय हो गए। यानी प्राचीन काल में शिक्षा के जो महत्वपूर्ण रूप से जो केंद्र थे वो उसमें कौन कौन शामिल था। टोल, चारण, घटिया, परिषद, घटिका, घटिका परिषद, गुरुकुल, विद्यापीठ, विशिष्ट विद्यालय, मंदिर, महाविद्यालय, ब्राह्मणी महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय, यानी इन सभी चीजों को शामिल किया गया था। जबकि इससे अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके विपरीत अगर बढ़ते हैं हम लोग मध्यकाल में, तो देखिए मध्यकाल में किन चीजों को शामिल किया गया था। मध्यकाल में अगर पहुंचते हैं जब हम लोग हैं यहाँ पर, तो देखिए मध्यकाल में शिक्षा के केंद्र का मतलब क्या था। मतलब अगर देखा जाए तो मदरसा था, मकतब था, मदरसा था, दरगाहें हो गई, खानकाहें हो गई, कुरान स्कूल हो गया, फारसी स्कूल हो गया, फारसी व कुरान स्कूल हो गया, अरबी भाषा के स्कूल हो गए आदि। तो ये जो था मध्यकालीन शिक्षा के केंद्र थे। ठीक है ना। तो ये प्राचीन काल और मध्यकालीन जो शिक्षा के केंद्र हैं इनको याद रखिएगा। यदि आपसे पूछता है तो डिस्टेंस ऐसे ही यदि आप लोग लिख देंगे तो पूरा का पूरा आप लोग को कंप्लीट नंबर मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं, ये तो प्रश्न हो चुका है आप लोगों का। बढ़ते हैं चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। और यहाँ बात होने वाली है लघु उत्तरीय प्रश्न में, इस प्रश्न में बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा की क्या व्यवस्था थी ना। तो ये शिक्षा शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, क्या दशा थी, उसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। देखिए बौद्ध शिक्षा एवं दर्शन के प्रवर्तक जो थे महात्मा बुद्ध जी थे। ये तो आप जानते ही हैं कि महात्मा बुद्ध जी जो हैं वो बौद्ध धर्म के मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो प्रवर्तक के रूप में है ना। तो जब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस, तो देखिए यहाँ पर क्या बातें निकल कर आई। स्त्री को सांसारिक माया एवं मोह का कारण माना था। यानी बौद्ध शिक्षा एवं दर्शन के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध ने स्त्री को सांसारिक माया एवं मोह का कारण माना था। यही कारण था कि प्रारंभ में बौद्ध संघों में स्त्रियों को कोई स्थान नहीं था। मतलब कि बौद्ध संघ जो था होता था, या बौद्ध जो जहां पर बौद्ध या अनुयायियों को ज्ञान दिया जाता था वहां पर स्त्रियों के लिए कोई स्थान नहीं था। लेकिन कालांतर में क्या हुआ, उसमें परिवर्तन देखा गया। कालांतर में परिवर्तन का मतलब क्या है कि महात्मा बुद्ध ने अपनी विमाता तथा अन्य स्त्रियों को संघ में प्रवेश दे दिया। ठीक है ना। तो इन्होंने देखिए बाद में कालांतर में उनको इस चीजों को जोड़ना पड़ा। किंतु स्त्रियां के लिए पृथक उन्होंने विहारों की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार स्त्री शिक्षा का श्री गणेश हुआ। यानी बौद्ध काल में भी देखा जाए तो जो स्त्री शिक्षा की बात हो गई है और वहां पर भी उनको शिक्षित करने का पूरा प्रयास किया गया है। ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग कि बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा की व्यवस्था के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा और जानने का प्रयास करते हैं तो देखिए इसमें कहा किया गया था मुख्य रूप से कि किस तरीके से इनको। भाई जाहिर सी बात है जब किसी अन्य चीज़ों को किसी चीज़ों को अगर आप जोड़ रहे हैं तो उसके लिए कुछ प्रावधान होंगे, कुछ व्यवस्थाएं होंगी। उन्हीं व्यवस्थाओं उन्हीं टर्म कंडीशन पर वो बातें की जाएंगी। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि स्त्रियां भी विहारों में भिक्षुओं के रूप में प्रवेश लेती थीं। आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत के पालन के साथ साथ संघ के सभी नियमों का कठोरता से पालन करती थीं। यानी आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत के पालन के साथ साथ संघ के सभी नियमों का कठोरता से पालन भी वो करती थी। इन महिला विहारों में शिक्षिकाएं भी महिलाएं ही होती थी, जिन्हें उपान्याया अर्थात उपाध्याय कहा जाता था। समय समय पर यह यहाँ विद्वान भिक्षुक भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे, किंतु इन भिक्षुओं को अकेले आना वर्जित था। ठीक है। तो कुछ कंडीशन, कुछ सतर्क बात रखी गई थी। उन्हीं सशर्त बातों के आधार जो है जो काम होता था वो सशर्त पर ही होता था। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग इसमें देखते हैं तो बौद्ध धर्म में बौद्ध काल में ही देखिए स्त्रियों की शिक्षा के बारे में
देखिए इन बिहारों में क्या हुआ, स्त्रियों का पाठ्यक्रम भी पुरुषों के समान होता था। वे किसी भी विषय में उच्चतम ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र थीं। भाई उनको भी स्वतंत्रता था पूरा का पूरा। इन बिहारों ने अनेक विदुषी महिलाओं, सील भट्टारिका व्यंजका, सील भट्टारिका व्यंजका, प्रभु देवी जिन्हें कवित्री भी प्रभु देवी की बात हो गई, रानी नयनिका की बात हो गई, नयनिका की बात हो गई, रानी प्रभावती गुप्त की बात हो गई, जो रखी राजनीतिक भी थी वो, सम्राट अशोक की संघमित्रा यानी धर्म विशेषज्ञ जो थी संघमित्रा, सम्राट हर्षवर्धन की जो बहन थी शास्त्रार्थ में क्या थी वो निपुण थी, इत्यादि को जन्म दिया। यानी बौद्ध काल की जो स्त्री शिक्षा थी उन्होंने इन महाविदुषी महिलाओं को जन्म दिया। ठीक है, जो कि अपने आप में इन लोग की उपलब्धियां जो है वो काबिल तारीफ है। ठीक है, रिएक्शंस फटाक से कर दीजिएगा शेयर, बढ़ा दीजिए अपने पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा अपनी केयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन अब आ गया है आप लोगों के नियर। पांचवा देखिए प्रश्न क्या है यहाँ पर, सामाजिक आपदाएं क्या हैं? सामाजिक आपदाएं क्या हैं? सामाजिक आपदा एक मजबूत मानवीय प्रेरणा है, जैसे आपराधिक क्रिया कोई हो गया, जैसे क्रिमिनल एक्ट्स जो होते हैं, भगदड़ हो गया, स्टैम्पेड हो गया, दंगा हो गया, युद्ध हो गया, तो इन सभी को हम लोग कहते हैं सामाजिक आपदाएं हैं। क्या कहते हैं एडिशंस को? सामाजिक आपदाओं के अंतर्गत इन सभी का हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए एडिशंस यहाँ पर अगर और थोड़ा सा भी आगे जानने का प्रयास आप लोग करते हैं तो सामाजिक आपदा एक मजबूत मानवीय प्रेरणा, यहाँ पर देखिए ये जो भागदड़, स्टेम, दंगा, युद्ध की बात हो गई। ये नंबर दिख रहा है एडिशंस आप लोग को, ये नंबर बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस नंबर पर आप लोग करना है एक व्हाट्सएप मैसेज और जुड़ना है डीजे सर चैनल के साथ, सदस्यता के साथ। तो याद रखिएगा यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, और ये नंबर जोड़ेशन आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, सामाजिक आपदाओं में ही हम लोग बढ़ रहे हैं यहाँ पर। उसी डिफिनेशन को देखिए यहाँ पर मैं और भी क्लियरिफाई करने का प्रयास करूंगा आप लोग के समक्ष। देखिए मानव जनित ऐसी आपदाएं जो मानव के कुप्रबंध या दुष्कर्मों के कारण समाज एवं समुदाय को संकट में डाल देती हैं, सामाजिक आपदाओं के अंतर्गत रखा जाता है। यानी मानव के द्वारा ऐसी आपदाएं की जाने वाली जो कि जिसका अगर देखा जाए कुप्रबंध या दुष्कर्मों के कारण अगर देखा जाए तो समाज एवं समुदाय को संकट में डाल देती हैं। सामाजिक आपदाओं के अंतर्गत इन लोगों को रखा जाता है, जैसे युद्ध हो गया, कोई भी अगर देखते हैं तो भाई युद्ध जो जानते हैं हमेशा, दंगा हो गया, नाभिकीय कोई दुर्घटना हो गया, आतंकवाद की बात हो गई, विषाक्त रसायनों का विमोचन हो गया, जैसे कहा गया था कोरोना है, ये जो है कहा गया कि जैव रसायन है, यानी जैव के रूप में ये लोग हथियार अपनाए हैं, यूज किए हैं ना, विमोचन हुआ। परिवहन दुर्घटनाएं हो गया, अग्निकांड हो गया, कहीं पर जनसंख्या विस्फोट हो गया, इसी श्रेणी की आपदाएं हैं। यानी इन सभी के पीछे जो है महत्वपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो मानव जनित है, यानी मनुष्य ही इसके पीछे महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार है। तो डिस्टेंस ये रहा आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो आप लोग के लिए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नहीं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि याद रखिएगा यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा, और इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहा है आप सभी लोगों का नियर। तो डिस्टेंस बढ़ा दीजिए अपनी पढ़ाई के प्रति अपनी जिम्मेदारी, और कंटिन्यूसली पढ़िए डीजे सर चैनल के साथ।